Okay. So today we are going to learn about ode on a Grecian urn. Ode on a Grecian urn. It is written by John Keats. Okay. So in the last class I discussed some biographical knowledge about John Keats. Okay. So John Keats wrote many poems, and among them one is very famous, that is Ode on a Grecian urn. It belongs to 1819 odes. Great Odes of 1819. It is called as Great Odes of 1819. Okay, there are 5-6 odes in which you find one is Ode on Grecian urn. Okay, so let's understand this is first. Urn means वेस. वेस का मतलब है एक गमला टाइप जिसको कहते हैं हिंदी में. ठीक है. देखो ड्राइंग मेरी खराब है बट फिर भी मान लो आप ऐसे टाइप जो वेस होता है. ठीक है. फ्लावर पार्ट टाइप आप समझ लीजिए. ठीक है. वेस, ये वेस है, इसी को अर्न कहा गया. बेसिकली अर्न इज मेड टू कीप द एसेज ऑफ द डेड बॉडीज. ठीक है. जो एसेज होती हैं डेड बॉडीज की, उनको रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये कॉमन हो गया सभी के लिए. ठीक है. सो एक वेस है. इट इज मेड ऑफ मार्बल. इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए पूरी इस पोएम की, आपको कहानी जल्दी समझ में आ जाएगी इसकी पूरी. ठीक है. सो दिस इज मेड ऑफ, अर्न इज मेड ऑफ मार्बल. ओके. ऑन विच many paintings have been made. Okay, many paintings have been made. Okay, and this urn belongs to Greece, as its name is there. Greece मतलब ग्रीक कल्चर. ओके, ग्रीस, यूनान जिसे हिंदी में कहते हैं, इसको बिलोंग करता है. इसको पहली बार जब जॉन किट्स ने देखा तो ये इससे इंस्पायर हुए. तो इसका इंस्पिरेशन कहां से मिला इस पोएम का? ही इंस्पायर्ड बाय 2 थिंग्स. इंस्पायर्ड बाय, फर्स्ट वन इज एल्गिन मार्बल्स. Basically, one painter and historian was there in England whose name was Thomas Bruce. He was commonly known as Lord Elgin. Lord Elgin. Okay. He was historian and he was fond of collecting all the ancient Greek sculptures made of marbles. मार्बल से बने हुए एंशियंट ग्रीक स्कल्पचर्स जो थे उसको कलेक्ट करने में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता था. वो एक बार घूमने गए थे 1812 में. ओके, 1812. In 1812 he went to Athens. एथेंस ग्रीक की राजधानी है. ठीक है. He brought some collections. Okay, marble collections basically, and kept those collections to British Museum. British Museum. Those collections are still available at present. Okay, आपका भी मौका मिले जिंदगी में तो इंग्लैंड घूमने जाइएगा तो देखिएगा, जरूर मिलेगा. याद रखिएगा जॉन किट्स का ये अर्न. ठीक है. सो ब्रिटिश म्यूजियम में कुछ मार्बल का एक वेस रखा हुआ है जिसको किट्स देखते हैं 1812 में. ये घूमने जाते हैं वहां पे लंदन में. ब्रिटिश म्यूजियम लंदन है. बेसिकली लंदन में जॉब कर रहे थे वो एज ड्रेसर. अप्रेंटिस की जॉब करने के बाद एज ए सर्जन या ड्रेसर काम करते थे. ठीक है. एक हॉस्पिटल था, जीज हॉस्पिटल कहते हैं उसको, GUY, जीज हॉस्पिटल. इसको छोड़ने के बाद ही वेंट टू थॉमस हॉस्पिटल, सेंट थॉमस. ओके, 2 हॉस्पिटल में थोड़ा दिन काम किया था. इसके बाद सब छोड़ करके राइटिंग करने लगे. सो हियर व्हेन ही सॉ
this painting in museum, or you can say this urn in museum. He was much inspired by the Greek virtues and art and culture, or you can say Greek beauties of art and culture. Another thing here to inspire him is some articles wrote by Benjamin Haydon. Okay, Benjamin Haydon. He was also a historian and art lover. He wrote 2 articles in 1819, in the starting of the 1819 year, and in that he described so many qualities of Greek art and culture. After reading those articles, kids was much inspired to visualize or realize the beauties or virtues of Greek culture. Okay, if you see the Renaissance, Punarjagran, it is the revival of Greek art and culture in England or Europe. एक लाइन में डिफिनेशन रेनेसा का ही है. It is the revival of Greek art, culture and writing in यूरोप और इंग्लैंड. ठीक है, उसी का रिवाइवल किया उन्होंने. तो इसका मतलब कि जो ग्रीक का कल्चर है या ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इज हाई ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब उच्च कोटि का है. इसको विजुलाइज किया और रियलाइज किया और अपने इमेजिनेशन के थ्रू एक पोएम लिखा किड्स ने, और उस पोएम का नाम रखा ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न. ओके, वैसे उन्होंने और भी बहुत सारे पोएम लिखे हैं मार्बल्स को लेकर के, एल्गिन मार्बल्स को. एक पोएम और इनकी ओड टू एल्गिन मार्बल्स, फिर उस मार्बल्स को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ लिखा है उसके बारे में. सो लॉर्ड एल्गिन मार्बल्स, दिस मार्बल इज बेसिकली a different kind of marble on which some paintings are made which last for longer time. मतलब बहुत लंबे समय तक ये मार्बल चलता है. ठीक है, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि घिस जाए या अपने आप वो डिके होने लगे, ऐसा नहीं है वो. ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी का मार्बल है. देन another thing, 2 articles wrote by Benjamin Haydon. These 2 things inspired kids to write this poem, Ode on a Grecian Urn. So for the first time, this essay was published in a magazine, basically Annals of the Fine Art for 1819. ये इस नाम से पब्लिश किया गया. एंड फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, इट वाज एनोनिमसली पब्लिश्ड. एनोनिमसली मतलब बिल्कुल, जिसमें किसी का नाम ना लिखा जाए. ठीक है, मतलब ऐसे केवल छप गया, किसने लिखा कोई नहीं जानता है, उसको एनोनिमस कहते हैं. ओके, सो एनोनिमसली इट वाज पब्लिश्ड. ओके, यही आ जाएगा एग्जाम में एमसीक्यू बन करके कि फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ओड ऑन ग्रीशियन अर्न वाज पब्लिश्ड, इट वाज, अब ऑप्शंस, एनोनिमसली, नेम ऑन किड्स और नेम ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, ऐसे ऐसे करके बना दिया जाता है एमसीक्यू. एमसीक्यू कहीं अलग थोड़ी ना होता है, इसी सिलेबस से एमसीक्यू बनते हैं. ओके, सो आप देखेंगे कि जब पहली बार पब्लिश हुआ तो एनोनिमसली हुआ. ये 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो एक एमसीक्यू हो सकता है इस पे. ठीक. सेकंड वन, इट वाज पब्लिश्ड इन दिस जर्नल एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट. ठीक है. हाँ, अब एक और प्रश्न बनता है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1820. इट वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1820. ओके, बट नाम ये है पूरा फाइन आर्ट फॉर 1890 कि मतलब पिछले साल के लिए जो फाइन आर्ट्स के लिए जो वर्क है इसके लिए ये किया गया ये. बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1820. However, there are lot many debate about the exact date of composition of this poem, but in a letter which was given to a publisher by his friend or roommate Charles Brown ने, उनका जो दोस्त जब लंदन रह रहे थे तो एक फेलो था उनका जो क्लासमेट तो नहीं कह सकते, बेसिकली साथी जो था, रूममेट, चार्ल्स ब्राउन आई थिंक नेम इज देयर.
Okay, he wrote one letter to a publisher that May 1819 is mentioned on his poem. He sent that copy, basically original copy is there. If you see in the Google also, you will find the original text. Okay, so May 1819 it is there, means it was composed in May. मई के महीने में कंपोज किया गया, कब किया गया एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, ठीक है. सो these are some brief background knowledge of this poem, so we can go for our poem. Is it okay? Clear? Okay, so you can open the poem. Okay, see here. Now, in the last class I discussed that Keats' poetry is marked for sensuousness. In the last class I discussed the word sensuousness. Okay, sensuousness. Sensuousness means which can appeal to all the senses. Okay, which can appeal to all the senses. जो सारे senses को काम मतलब अपीज कर सके, खुश रख सके या उसको लुभावे, वो सारे वो क्वालिटी को कहेंगे sensuousness. Okay, so let's see the poem. So you will find this sensuousness in his poetry. Okay, here now see, imagine here, please look at me, imagine here. Now suppose this is your vase kept on the table and you can see around it, चार तरफ से आप इसे घूम करके देख रहे हैं. So many paintings are made on this. So he is seeing various paintings which we will see in our poem. First he is seeing, in the first stanza he is addressing to this vase, or you can say this urn. He is addressing, basically ode is there. In ode somebody is addressed. Okay, something is being addressed. ode की पहली पहचान होती है कि कोई किसी चीज को एड्रेस किया जाता है. You can see, thou still unravished bride of quietness. You can see the poem. Thou still unravished bride of quietness. पोएम नहीं है तो किसी के साथ बैठ जाओ, मोबाइल में देख लो, खोल लो, ठीक है. मोबाइल में आप खोल सकते हैं पोएम, कोई दिक्कत नहीं है. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. हम थोड़ी थोड़ी लाइन लेके चलते हैं, ठीक है. करा thou still unravished of quietness, unravished bride of quietness. Here the word is unravished. Now in the first line, if you see here, the poet has, or the speaker of the poem has considered vase as a bride. Okay, here it is vase. Okay, you can imagine it is compared with bride, and that bride is unravished. Unravished means a newly married woman who is being untouched. Okay, so that here he considers that vase as a bride, means he compares, basically metaphorically he wants to say that that vase is looking so beautiful like a good bride who is not consummated. So thou means you still unravished bride of quietness. Okay, bride of quietness. If you see here, a bride is always is seen silent. Okay, if you see in marriage or some other occasions, now the time has been changed, but if you see 20-30 years ago or earlier, if you see the bride sitting mum, okay, silently she is sitting, मतलब चुपचाप बैठी रहती थी. उसी तरीके से यहाँ पे वेस को देख रहे हैं कि म्यूजियम में रखा हुआ है, उसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है. अब उस पेंटिंग में क्या क्या देख रहे हैं, पहली पेंटिंग उनको दिखाई दे रहा है एक, मतलब इस वेस को कह रहे हैं एक ब्राइड के रूप में शांति से बैठी हुई है, ठीक है. बिकॉज एक म्यूजियम रखा हुआ, कोई इसको टच नहीं कर सकता, कोई देख मतलब छू नहीं सकता नजदीक से, सिर्फ देख सकते हैं दूर से. जस्ट लाइक अ ब्राइड,
ओके, सो ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, एकदम शांत। अब यहाँ पे एक देखा जाए तो एक मेटाफर शो किया गया है कि जो ब्यूटी होती है, ठीक, इट इज नॉट टू बी टच्ड, इट इज टू बी सीन साइलेंटली। ओके, ये मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्यूटी है उसको टच नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट वॉच इट क्लोजली बट नॉट टचिंग। ओके, नॉट टचिंग, very quietly. So here in the first line he says, thou still unravished, bright of quietness, thou faster child of silence and slow time. Faster child, faster child means एक चाइल्ड जिसको पाला पोसा गया है, ठीक है। फास्टर माने तो ऐसा होता है जो दूसरे के द्वारा पाला पोसा जाता है, अपने पेरेंट्स के द्वारा ना पाल पोस कर किसी और के द्वारा पाला पोसा जाता है, उसको कहते हैं फास्टर, ठीक है। So faster child of silence and slow time. Silence and slow time. This poem is to be read very slowly and it is to be absorbed. Then only you can enjoy this poem. Now he is telling to this vase, or you can say urn, thou faster child of slow silence and slow time. If you see a vase, it is made of marble. Okay, marble is carved, it is being painted, it took long time. Okay, so the work was done very slowly on that one. Now at present it is looking like it is fastered by somebody else. कहने का मतलब है कि पत्थर किसी और ने खोजा, मतलब जो मार्बल को खोदा, फिर अब वो किसी और के पास आया, अब उसको कटिंग फिटिंग कर करके उसके ऊपर पेंटिंग बनाया किसी और ने। फास्टर का मतलब होता है जैसे किसी का बच्चा हो, उसका बायोलॉजिकल फादर ना हो, उसको कोई और पाले पोसे, उसको फास्टर चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। अब वो जो पेंटिंग बनी कोई और बना रहा हो उस पर, ठीक है। सो इसको करें कि ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट टाइम इज रनिंग फास्ट, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि टाइम इज रनिंग फास्ट, बट यहाँ पे वेस्ट के लिए क्या कह रहा है राइटर कि हाँ टाइम इज स्लो, मतलब आपके लिए ऐसा लग रहा है कि टाइम इज स्टिल फॉर यू, मतलब आपके लिए टाइम इज फिक्स्ड, बिकॉज ही फील्स दैट इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज इट वाज मेड व्हेन इट वाज मेड। जब ये बनाया गया था उस तरीके से उतनी ही सुंदर आज भी लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम है ये एकदम स्लो हो गया, जैसे लग रहा है इसको टाइम का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। जनरली व्हाट हैपेंस, beauty, either it is beauty or any physical beauty, that decays with the passage of time. Okay, that decays with the passage of time. समय के साथ उसमें धीरे धीरे उसकी ब्यूटी कम होती चली जाती है। बट यहाँ पे दो चीजों को एक साथ लेकर किया जा रहा है, आर्ट प्लस ब्यूटी। ओके, द पेंटिंग इज मेड बाय आर्ट। ओके, सो जो फिजिकल ब्यूटी है दैट मे बी लास्ट, बट द आर्टिस्टिक ब्यूटी इट इज forever, or you can say art superpowers to beauty, physical beauty basically. So यहाँ पे राइटर इसी ब्यूटी को कह रहा है, जो वेस है उसकी ब्यूटी को लेकर के thou faster child of silence, कि तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम शांति और स्लो टाइम के फास्टर चाइल्ड हो, मतलब तुम्हारे ऊपर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, एकदम शांत पड़े हो और टाइम भी तुम्हारे लग रहा है जैसे कि स्लो चल रहा हो। मीन्स टाइम स्लो चलने का क्या मतलब है कि टाइम का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। Means your beauty is not being decayed or destroyed with the passage of time. ठीक है, दो लाइन क्लियर? ओके, Sylvan historian who cannot thus express. Yes, Sylvan. Sylvan historian का मतलब है यहाँ पे a person who writes histories of woods, jungles or alike things. मतलब जो जंगलों में रहते हो उनके बारे में लिखते हो उसको सिल्वन हिस्टोरियंस कहते हैं। मतलब जंगल में जो रहते हो या ऐसा हिस्टोरियन जो जंगल पेड़ पौधों इन सब के बारे में लिखता हो या जंगली लाइफ के बारे में लिखता हो, ठीक है, उसको सिल्वन हिस्टोरियन कहते हैं। अब चूंकि ये जो ब्यूटीज हैं, ठीक है, ये कहीं पड़ा होगा, वे खुदाई में निकला, कहीं से निकला, ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है कि जो इस पर पेंटिंग बनी है, अभी क्या क्या पेंटिंग बनी आगे आएगा, ठीक है। अगर देखेंगे पहले में एक ब्राइड ग्रुप में कंसिडर किया है, फिर कुछ पाइपर्स मिलेंगे, कुछ सेक्रीफाइस वाले मिलेंगे, फिर कुछ लवर्स मिलेंगे, सारे कई सीन्स हैं इसमें, ठीक है, सारे आएगा धीरे धीरे अभी आगे।
So Sylvan historians who canest means can, okay, who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What live friends, legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both. In Tempe are the dales of Arcady. What men or gods are these? What maidens loath? What mad pursuit? What struggles to escape? What pipes and trembles? What wild ecstasy? Okay, here the writer has asked so many questions, means so many questions arised in his own mind by seeing this वेस. ओके, उस वेस को देखने के बाद राइटर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. उस पर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कई तरीके की पेंटिंग बनी है. ठीक है, बेसिकली तीन तरह के सीन को इसमें दर्शाया गया है. आगे आएगा भी धीरे धीरे. अब उसमें जो बना हुआ पहले बार में देख करके सोचता अच्छा क्या बना है. जैसे आप भी लोग भी कुछ आए, अगर कोई पेंटिंग दिखे तो आप सोचेंगे अच्छा क्या बना होगा, क्या कहना चाह रहा है, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है. ये मन में एक नेचुरल सवाल आएगा. इसी चीज को यहाँ पे राइटर के मन में भी आ रहा है सवाल. ठीक है, कह रहा है कि हो सकता है कि सिल्वन हिस्टोरियंस हु कैनस्ट दस एक्सप्रेस, कि जो हिस्टोरियन है, सिल्वन हिस्टोरियंस हैं, वो हमसे बेहतर लिख सकते हैं इसके बारे में जो इस पे बना हुआ है. क्योंकि इसमें कुछ पेंट दिखाई देते हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है पेंटिंग पे. ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बेहतर हो सकता है सिल्वन हिस्टोरियन बता सके मेरे राइम से बेहतर. बट इसको जो लग रहा है आगे, What live friends legend haunts about thy shape of deities or mortals. कह रहा है कि इसके शेप को देख करके जो एक लेजेंडरी स्टोरी फील होता है, that haunts me, मतलब मुझे अचंभित करता है या मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या बना होगा. Either they are made of deities or mortals or of both. ठीक है, deities मतलब क्या, देवता. देवता मतलब क्या होते हैं, immortal. कि जो इस पे पेंटिंग बनी है ये immortal लोगों की बनी है या मार्टल लोगों की, मतलब जो मर जाते हैं उनकी बनी है या जो नहीं मरते हैं. मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वन इज मार्टल एंड वन इज इमॉर्टल. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स विच कैन डीके दैट इज मार्टल. बट हियर इफ यू सी आर्टिस्टिक ब्यूटी, आर्ट नेवर डाइज बट फिजिकल ब्यूटीज डाइज. सो इफ यू सी दीज टू थिंग्स आर पुट टुगेदर हियर, आर राइटर थ्रू हिज इमेजिनेशन वांट्स टू कन्वे that art never dies. Art never dies. So kara what live friends legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both. कि या तो देवताओं की बनी है इस पे चित्र, या मतलब इंसानों की, या दोनों की. एक क्वेश्चन मार्क है देखो यहाँ पे सारे में. इन टेम्पी आर द डेल्स ऑफ आर्केडी. टेम्पी जगह का नाम है, इट इज आर्केडी भी. ये ग्रीक प्लेसेस हैं, दोनों जगह का नाम है, विच इज मार्क्ड फॉर सिंपल, साइलेंट एंड पीसफुल प्लेस. सिंपल एंड पीसफुल प्लेस. ओके, मतलब ये इन्होंने कंपेरिजन किया है कि जो इस पे चित्र बना हुआ है, पेंटिंग्स वगैरह जो बना हुआ है, वो इतना शांत लग रहा है, ऐसे शांत लग रहा है जैसे कि टेम्पी और आर्केडी के मैदान. ठीक है, ये जो टेम्पी और आर्केडी है ये ग्रीक ग्रासलैंड्स हैं बेसिकली. वहाँ के जो मैदान है, हरे मैदान, जो एकदम शांत और सिंपल है, कंट्री लाइफ को शो करता है. मीन्स इट इज वेरी साइलेंट, पीसफुल एंड वेरी सिंपल. तो उससे तुलना कर रहा है यहाँ पे राइटर. इसमें जो चित्र दिख रहा है ये इतना शांत और सिंपल लग रहा है. किससे तुलना किया है, आर्केडी और टेम्पी से. और क्या क्या दिख रहा है, What men or gods are these. इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, हाँ, ये कौन से देवता या इंसान हैं, यानी कौन है, इनकी बनाई गई है. इट्स वेरी नेचुरल क्वेश्चन, इट कैन ऑल्सो कम आवर माइंड. ओके, व्हाट मैडन्स लोथ, LOTH. लोथ मीन्स अनविलिंग फॉर समथिंग. अनविलिंग फॉर समथिंग मतलब किसी चीज की इच्छा न करना. क्या चीज की इच्छा न करना, आगे क्वेश्चन में आएगा, इसमें आएगा. जो चित्र देख रहा है इसमें कि मेन और गॉड्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है. फिर कह रहा है व्हाट मैडन्स लोथ. मैडन मीन्स गर्ल्स. ठीक है, यानी ऐसा क्या है जिसके लिए गर्ल्स आर अनविलिंग. व्हाट मैड परस्यूट. मैड परस्यूट मीन्स किसी चीज को
पागल होकर चाहने वाली चीज होती है जो, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा क्या है जो ये लग रहा है कि एकदम पागल होकर इसके पीछे पड़ा हुआ है या चाह रहा है इसको, ठीक है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो सीन दिखाई गई है, ठीक है, इसमें जो सीन है अभी आगे आएगा डिस्क्राइब होगा, बट यहाँ पे राइटर देख रहा है। अब आपके सामने देखिए चित्र है, चित्र में क्या क्या है, कुछ मैन की चित्र बना हुआ है, कुछ मेल और फीमेल्स की चित्र बना हुआ है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, समटाइम्स दे लुक लाइक दे आर दैट गर्ल इज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि वो औरत या लड़की उस पे जो बनाई गई चित्र में वो उससे बचना चाह रही है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज को लिख रहा है कि व्हाट मेन आर गॉड्स आर दीज व्हाट मैडन लोथ, लोथ मीन्स अनविलिंग, ठीक है। आगे आएगा एक्चुअल में जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि दैट पर्सन वांट्स टू किस हर, उस लड़की को किस करना चाहता है जिससे वो लड़की बचना चाह रही है। सी स्ट्रगल्स टू एस्केप, एस्केप मतलब बचना, ओके। इसी से करके व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल्स टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, उस पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। पाइप्स देखे होंगे पहले, बैक पाइपर देखे होंगे, बैक पाइपर्स नहीं, अरे वो इतना सा बैग रहता था उसमें कई पुपुलियां निकली रहती थी, उसको बजाते हैं, फिर और लंबी लंबी पाइप्स बजाए जाते थे, ठीक है। तो पाइप्स उसको बजाए जा रहे हैं। और टिम्ब्रेल्स, टिम्ब्रेल्स मतलब होता है, वैसे तो अपने शायद खजली बोलते हैं, अब हमारी तो खजली बोलते हैं। ऐसे रहेगा ये गोला सा, ठीक, ये ऐसे बड़ा रहेगा और इसके उसमें वो लगा रहता है, खजली है बोलते हैं ना, है? दफली में ये नहीं रहता है, दफली में खाली ऊपर ये रहेगा चमड़े वाला वो जो रहता है पर्दा, और खजली में वो नीचे वो लगे रहते हैं घुंगलू टाइप जो है, जो सिर्फ बजते रहते हैं साथ में, ठीक है। तो उसको टिम्ब्रेल्स कहते हैं। तो इनको जो चित्र दिखाई दिया उसमें कि ये पाइप्स क्या है, यानी ये हु आर दीज म्यूजिशियंस, व्हाट आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। वाइल्ड एक्सटेसी, वाइल्ड वर्ड यूज किया जाता है जब एक कोई चीज एवरेज से ज्यादा होता है तब। एक्सटेसी मीन्स उत्तेजना, मतलब जो एक एक्साइटमेंट उनके अंदर फील कर रहा है, ये कह रहे व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी मीन्स इसको देखने के बाद उनके अंदर एक जो जिज्ञासा हो रही है उस चीज को पूछ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। अब उसको देखने के बाद या जो उसमें एक्शंस दिखाया जा रहा है उनको फील हो रहा है, लाइक दैट गर्ल इज एस्केपिंग फ्रॉम द मैन, और द पाइपर्स आर मेकिंग सम म्यूजिकल प्लेइंग्स। सो उसको देखने के बाद उनको जो फील हो रहा है उसको लिखा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ क्वेश्चंस किसको किया गया है, अर्न को, मतलब हाँ वेस को, ठीक है। सो यहाँ पे it is addressed in the first stanza, it is means in the first stanza that urn is being addressed by the speaker। अब आगे क्या क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर, ओके।